तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने बात करी थी दोस्तों कि फंड को स्विच कैसे करा जाता है, एक फंड को दूसरे फंड में ट्रांसफर कैसे करा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड था, उसको मैंने एक दूसरे फंड में ट्रांसफर करा था HDFC स्मॉल कैप के अंदर। कहने का मतलब ये है हमने HDFC का जो फंड था उसको किस AMC में ट्रांसफर करा था, सेम AMC में। जैसे HDFC का फंड है तो हमने HDFC की जो AMC है उसमें हमने ट्रांसफर करा था। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका फंड है HDFC, लेकिन आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो तो किसी दूसरे फंड में, जैसे मान लीजिए निप्पॉन इंडिया हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, XYZ कोई सा भी फंड हो। कहने का मतलब है एक AMC से किसी अदर्स AMC में आप फंड का ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। पहली चीज तो हम आपको ये बताएंगे। दूसरी चीज ये बताएंगे जब भी हम फंड ट्रांसफर करते हैं, स्विच करते हैं, तो कितने प्रकार के टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। जब हम इसको स्विच करते हैं फंड को तो हमको कंपाउंडिंग पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होता है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथे नंबर का हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, मोस्टली क्या होता है, जिनको SIP के बारे में पता नहीं होता, म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं होता, वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, रेगुलर प्लान से क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, SIP स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब उनको बाद में पता पड़ता है कि डायरेक्ट प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, स्विच कर दें। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट में आते हो तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ठीक है, इसमें आपको कोई बेनिफिट्स हैं या नहीं। एंड पांचवें नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे एक्सिस लोड की। दोस्तों कल की वीडियो में वैसे मैंने बता दिया था, इस टॉपिक को कवर कर दिया था, लेकिन आज दोस्तों पांचों पॉइंट वापस से हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है स्विच का, कि फंड को स्विच कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, फंड को स्विच दो तरीके से करा जा सकता है। दो तरीके से आप फंड को स्विच कर सकते हो। पहली चीज तो ये है दोस्तों AMC टू AMC, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ट्रांसफर, ठीक है। नॉर्मल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, एक AMC से आप सिर्फ सेम AMC में ही ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपका फंड है HDFC, जैसे मान लीजिए HDFC मिड कैप है, ठीक है, तो आप इसका ट्रांसफर किस में कर सकते हो, HDFC के जितनी भी AMC हैं, ठीक है, HDFC के अदर्स जितने भी फंड हैं आप उसमें इसका ट्रांसफर कर सकते हो। AMC का मतलब है आपका जो फंड है उसका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। क्लियर है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि सर दूसरे नंबर पर मान लीजिए जैसे HDFC का फंड है, उसको हमको कोटक में ट्रांसफर करना है, तो सर वो कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। तो देखो पॉसिबल सब है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैन्युअल स्विच, ठीक है। अब ये क्या स्विच है, देखो नॉर्मल स्विच में तो क्या होता है दोस्तों, आप एक फंड के अंदर जाते हो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, उस फंड में आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। और सिंपली आप क्या करते हो, सेम AMC में जो दूसरे फंड्स होते हैं उसमें क्या करते हो, आप फंड का ट्रांसफर कर लेते हो, फंड को स्विच कर देते हो। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे फंड में करना है, जैसे मान लीजिए HDFC का फंड है, अब इसको आपको करना है कोटक के अंदर, तो कैसे करना पड़ेगा। पहले दोस्तों आपका जो HDFC का फंड है इसका दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी SIP हो, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। SIP को कैंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी पैसा है इसको क्या करेंगे दोस्तों, रिडीम करेंगे। हमारा जितना भी पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है, अब जितना भी पैसा आपका आपने रिडीम करा है वो सारा पैसा हम क्या करेंगे दोस्तों, कोटक के अंदर क्या कर देंगे, लमसम कर देंगे, ठीक है। कोटक के अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, लमसम कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका जो HDFC वाला फंड है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा और एक नया फंड आपको मिल जाएगा। सेकंड तरीका दोस्तों बस यही है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो इसमें बस ये आप AMC से सेम AMC में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आपको मान लो आपको AMC चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको पैसा SIP कैंसिल करने पड़ेगी, फिर पैसा निकालना पड़ेगा, पैसा आपके बैंक में आएगा, उसके बाद आपको वापस से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, जितना भी आपका पैसा आएगा उसको आप क्या करोगे, लमसम करोगे, एक ही बार में आपको डालना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जितना भी पैसा निकले वो आपको एक ही बार में डालना जरूरी है,
ठीक है, वो क्यों जरूरी है वो मैं आपको दोस्तों कंपाउंडिंग वाले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप कंटिन्यू वीडियो वॉच करो। अब बात ये आती है कि सर टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। अब देखो, या तो आप नॉर्मल स्विच करो या मैनुअल स्विच करो। क्लियर है, तो टैक्स आप इन दोनों में एक ही तरीके का लगेगा। अब टैक्स कैसे लगता है दोस्तों? टैक्स दोस्तों दो तरीके से लगता है। इक्विटी का टैक्स अलग होता है दोस्तों, और डेब्ट टैक्स क्या होता है, अलग होता है। अब इक्विटी में कैसे टैक्स लगता है? देखो, इक्विटी में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा शॉर्ट टर्म का होता है, मैं तो दोस्तों थोड़ा यहां पे बता देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ये लिखा हुआ टैक्स इक्विटी डेब्ट। ठीक है, टैक्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं दोस्तों, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेब्ट का। ठीक है, अब इक्विटी में क्या होता है दोस्तों, यहां पे होता है एक शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों, ये आपका लगता है 15% का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है दोस्तों, 10% का। ठीक है दोस्तों, ये लगता है 1,00,000 रुपए। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा किसी भी फंड के अंदर, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है, अगर आपका रिटर्न 1,00,000 रुपए के अंदर अंदर है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका जो रिटर्न टोटल आपको देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए 3,00,000 का रिटर्न है आपका, तो 3,00,000 में से 1,00,000 रुपए आपका लेस हो जाएगा, जो 2,00,000 रुपए बचेंगे ना दोस्तों, उस पर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, अब टैक्स 15% लगेगा या 10%। जैसे मान लीजिए आपका जो 1 ईयर से ज्यादा हो गया है फंड को, तो क्या होगा उसमें दोस्तों, आपके 2,00,000 पे कितना टैक्स लगेगा, 10% का। जैसे मान लीजिए 1 ईयर के अंदर अंदर अभी आप क्या कर रहे हो, फंड को स्विच कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, कितना परसेंट का टैक्स लगेगा आपको, 15% का। कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन है ये 15% का लगता है 1 साल के अंदर अंदर। दोस्तों लॉन्ग टाइम वाला है, अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितने परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा, 10% का। क्लियर है, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब बात आती है कि सर डेप्थ में किस हिसाब से होता है। देखो डेप्थ में क्या होता है, इसमें फिक्स होता है कि इसका जो शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन होता है दोस्तों, वो होता है 3 साल का। कितने साल का होता है, 3 साल का। और लॉन्ग टाइम जो कैपिटल गेन होता है वो होता है हमारा 3 साल से ऊपर का। अगर आप 3 साल के ऊपर इसमें पैसे को विड्रॉ करते हो या एसआईपी को स्विच करते हो, ठीक है, तो आपको कितने परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा, 20% का। कितने परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा, 20% का। वही बात है जो मैंने 1,00,000 रुपए वाली बात बताई है, वो उसमें भी कंपल्सरी अप्लाई करेगी। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। ठीक है, वापस से एक बार थोड़ा बता देता हूं दोस्तों, जो 1,00,000 रुपए होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, 1,00,000 रुपए के ऊपर जितना भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपका टैक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए आपका टोटल रिटर्न है 3,00,000 रुपए का, ठीक है, तो 3,00,000 में से 1,00,000 लेस होंगे, कितना बचा, 2,00,000 रुपए। अभी 2,00,000 रुपए पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रुकते हो तो 10% का टैक्स लगेगा। अगर आप शॉर्ट टाइम 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हो तो कितना परसेंट का टैक्स लगेगा, 15% का। अब यहाँ पे डेब्ट की बात करें तो अगर 3 साल बाद पैसा निकालते हो तो कितना परसेंट का टैक्स लगेगा आपका, 20% का। तो इस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। या तो आप नॉर्मल स्विच करो या आप मैनुअल स्विच करो, टैक्स की कैलकुलेशन ऐसे ही चलती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कंपाउंडिंग में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों कि हमारी जो कंपाउंडिंग है वो वर्क कैसे करती है। देखो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एनएवी। एनएवी मिलती है, तो पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा, एनएवी। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, उस एनएवी पे हमको यूनिट कितने अलॉट हुए हैं, क्या हो गया दोस्तों, यूनिट। दूसरे नंबर पे क्या चीज आ गई, यूनिट, कि हमने जब इन्वेस्टमेंट करा तो हमको जो एनएवी मिली, उस एनएवी पे टोटल हमको कितने यूनिट मिले हैं। दूसरा फैक्टर ये हो गया। और तीसरा फैक्टर है दोस्तों टाइम ड्यूरेशन, कि हम कितने साल के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब ये तीनों चीज मिलती है तो आपका जो कंपाउंडिंग है वो वर्क करता है, कंपाउंडिंग कैलकुलेट होने लग जाती है। लेकिन बात ये आती है कि सर अभी हम हमारा पैसा पूरा की पूरा निकाल रहे हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे मैं दोनों बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की भी बात कर रहा हूँ, मैनुअल की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल का मैंने बता दिया आपको, एएमसी से एक एएमसी से सिर्फ सेम एएमसी में ट्रांसफर, और मैनुअल में आप एक एएमसी से किसी भी एएमसी में ट्रांसफर कर सकते हो। दोनों की बातें लेके चल रहा हूं मैं। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कंपाउंडिंग है, मैंने बता दिए तीनों फैक्टर जुड़ते हैं तब जाके कंपाउंडिंग वर्क करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, यहां पे ये चीज देखो, अगर आप नॉर्मल ट्रांसफर कर रहे हो ना तो उसमें क्या होगा, सिर्फ आपकी एएमसी है ना,
आपका फंड चेंज हुआ है तो क्या होगा, आपका टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा, क्योंकि आप पहले से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपकी कंपाउंडिंग पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि सर अगर हम मैनुअल स्विच करते हैं, ठीक है, तो कंपाउंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पे ये चीज देखो, मैंने क्या बताया आपको, NAV यूनिट टाइम। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बोली थी कि आपको फंड को रिडीम करना है, रिडीम करने के बाद आपको क्या करना है, नए फंड के अंदर लमसम करना है सारा की सारा पैसा। अगर आप लमसम कर देते हो तो क्या होगा, आपका जो कंपाउंडिंग है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज आप समझो। आज मान लीजिए आपने 100 रुपए से SIP स्टार्ट करी, आपको ब्याज मिला 10 रुपए का, टोटल कितने हो गए 110 रुपए। अब कंपाउंडिंग किस पे जुड़ेगी, 110 पे। 110 पे आपको ब्याज मिला, जैसे मान लीजिए 20 रुपए का ब्याज मिला, टोटल कितने हो गए आपके 130 रुपए। तो ऐसे करके मान लीजिए आप 1 साल 2 साल 3 साल से जब आप SIP करते हुए आ रहे हो, उसमें रेगुलर बेस का आपका इंटरेस्ट जुड़ रहा है और जितना आप SIP पे कर रहे हो वो सब जुड़ रहा है। तो ऐसे करके क्या है दोस्तों, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम वर्क कर रहा है, क्योंकि SIP है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो NAV आपको अलॉट हो रही है, उस हिसाब से आपके क्या हो रहे हैं, यूनिट भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही क्या है दोस्तों, इसलिए हमारी कंपाउंडिंग है उसका दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए आपको इफेक्ट मिलेगा और हमारा जो कंपाउंडिंग है अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, हमने जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट को 15 साल हो गए, 15 साल बाद आप स्विच कर रहे हो, लेकिन दोस्तों पूरा की पूरा पैसा आप नए फंड में डाल रहे हो एक बार में लमसम करके, तो क्या होगा, जो पहले की जितनी भी कहानी थी ना, कंपाउंडिंग जो रेगुलर बेस पे वर्क कर रही थी वो सारी वर्क करने लग जाएगी, क्योंकि पूरा की पूरा पैसा आपने एक बार में लमसम कर दिया है। इसलिए दोस्तों अगर फंड को स्विच करते हो तो आपका जो कंपाउंडिंग है उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। अब चौथे नंबर पे बात आती है कि सर रेगुलर से डायरेक्ट में हमको स्विच करना चाहिए या नहीं। तो यहां पे दोस्तों ये चीज देखो, मैं आपको थोड़ा रफ कर देता हूं दोस्तों, जिससे आपको आसानी से समझा सकूं। अब बात आती है कि सर रेगुलर प्लान में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सर हम स्विच करें या नहीं करें। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, अगर आप डायरेक्ट प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हो ना, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये की SIP कर रखी है, आपके मान लीजिए म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट कितने हैं, 100 यूनिट हैं मान लो। अगर आप इसमें ट्रांसफर करोगे ना तो कितने यूनिट मिलेंगे आपको, 100 यूनिट ही मिलेंगे, 100 यूनिट ही मिलेंगे, हल्के से कम मिलेंगे, या तो 95 हो जाएंगे या 99 हो जाएंगे, क्योंकि एक्सिस लोड टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो, अगर रेगुलर से आप डायरेक्ट में स्विच करोगे ना, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपकी 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो यहाँ पे जाके जब आप यूनिट चेक करोगे ना तो कितनी यूनिट मिलेगी आपको, 80 यूनिट मिलेगी, आपकी 20 यूनिट कम हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि क्या है दोस्तों, आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट में शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं ना तो आपको यूनिट में दिक्कत नहीं आती, आप रेगुलर से डायरेक्ट में आ रहे हो, इसलिए आपको यूनिट कम देखने को मिलेगी। अब बात यह आती है कि सर हमको अब बताओ आप स्विच करना चाहिए या नहीं। देखो अभी आप देख रहे हो कि 100 की जगह हमको 80 यूनिट मिल रहे हैं, लेकिन आप इसको मत देखो। अगर आप यूनिट देखोगे, ठीक है, तो आप ये चीज मत भूलो कि हमारा जो रेगुलर प्लान होता है उसमें एक्सपेंस रेशो ज्यादा लगता है। अगर उस एक्सपेंस रेशो को, दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सपेंस रेशो पे करते रहो। अगर आपको एक्सपेंस रेशो बचाना है तो आप ये 20 यूनिट भूल जाओ। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप स्विच करते हो तो क्या होगा दोस्तों, अभी तो आपको 20 यूनिट कम मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके जब आप रिटर्न देखोगे तो दोस्तों रेगुलर से अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा डायरेक्ट के अंदर। इसलिए आप आराम से स्विच कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़े यूनिट कम मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात आती है एक्सेस लोड की। देखो एक्सेस लोड के बारे में मैंने कल अच्छे से बता दिया था, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल के लास्ट में और चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो वॉच कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।